अच्छा भाइयों, नमस्ते, जय माता दी। ध्यान दीजिए, पिछले वीडियो में हम एनसीईआरटी बुक की आपकी विविध प्रश्नावली बता रहे थे। उसमें हमने आपको पहले सवाल और दूसरे सवाल, तीसरे सवाल, शायद 3 क्वेश्चन बताए थे। यहीं से हमने बंद किया था अगला वीडियो, पिछला वीडियो। अब देखिए उसके आगे हम चल रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना। हम आपको फलनों के प्रांत और परिसर निकालना समझा रहे हैं। ठीक है, फलन क्या है? अगला क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स। क्वेश्चन है हमारा एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। ये क्वेश्चन है द्वारा परिभाषित वास्तविक संख्याओं, वास्तविक फलन एफ का प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। कह रहा है वास्तविक फलन का प्रांत और परिसर हमें ज्ञात करना है। ज्ञात करो कह रहा है। ठीक है, तो करिए आप इसको। कैसे करोगे? देखिए, कह रहा है ये कैसा फलन है? ये मापांक फलन है। इसको मापांक फलन बोलते हैं। आप कक्षा 12वीं में पढ़ोगे, जो कि माड लगा इसलिए मापांक फलन बोलते हैं। ये सदैव धनात्मक होगा। सदैव ये धनात्मक होगा बच्चों। क्यों धनात्मक होगा? क्योंकि यहां माड लगा है। ठीक, खैर आपको अभी तो जो पढ़ना है वो पढ़िए आप। आंसर देखिए, फलन क्या है? एफ ऑफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। कैसा है? एक्स वास्तविक फलन है, एक्स बिलोंग रियल नंबर के लिए। तो देखिए, यदि एक्स बिलोंग रियल नंबर है तो प्रांत क्या होता है बच्चों? आप जानते हो। देखिए, इस फलन में ना तो एक्स राशि में, जो राशि फलन है एक्स माइनस 1, ना तो इसमें कहीं करनी लगी है, ना ही अंश बटे हर के रूप में। तो इसका मतलब ये सदैव वास्तविक होगा, अर्थात x का मान तो ही इसका प्रांत होगा। होगा कि नहीं? तो देखिए ध्यान से। तो प्रांत क्या हुआ हमारा? प्रांत आप जानते हो, प्रांत क्या होता है? भुज के अवयवों का समुच्चय प्रांत होता है, अर्थात x का मान प्रांत होता है। तो x बराबर कितना है? r है। तो प्रांत क्या हुआ? x बराबर r हो गया। दिया है ना x बराबर r। फिर इसके बाद परिसर में आप आओगे तो परिसर क्या होता है? y बराबर एफ ऑफ एक्स होता है। और देखिए, y बराबर एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स है कैसे? प्रश्नानुसार एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 0 है। देखिए, x का मान या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। एफ ऑफ एक्स कैसा है? 0 इज ग्रेटर देन इक्वल 0 है इसका मान। और y बराबर एफ ऑफ एक्स है, जब एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 0 है तो y इज ग्रेटर देन इक्वल 0 हो जाएगा। अतः तो इसका अर्थ क्या हुआ? y का मान 0 है या 0 से बड़ा है, और y के मान ही परिसर कहलाते हैं। तो क्या हो जाएगा? तो परिसर हमारा क्या हुआ? परिसर हुआ, आप अंतराल रूप में लिखोगे तो 0 से इनफाइनाइट, ये हमारा परिसर हो गया। ठीक, बस ये प्रांत हुआ। यही हमारा आंसर हो गया। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। हमें परिसर ज्ञात करना है इसमें। देखिए आप इसको कैसे करोगे। एफ ऑफ एक्स ऐसे लिखा हुआ है, एक्स कामा एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। और यहां f बराबर है, एफ ऑफ एक्स नहीं है, f बराबर है। और लिखा है सच दैट x बिलोंग r, सच दैट x बिलोंग r, r कामा फलन का प्रांत और परिसर, हमें दोनों ज्ञात करने हैं। तो देखिए, अब हम दोनों आपको बता रहे हैं कैसे करोगे आप। हल में आइए, इसका फलन देखिए, एफ बराबर एक्स, एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्रमित रूप में लिखा हुआ एक संबंध है वास्तव में देखा जाए तो, लेकिन इसने बताया कि ये फलन है, तो इस फलन का प्रांत और परिसर हमें ज्ञात करना है। तो आप इसको हल करिए। कैसे लिखोगे आप आंसर में? एफ ऑफ एक्स, देखिए एक्स है, ये भुज है, एफ ऑफ एक्स हुआ बराबर एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
ये हो गया। तो पहले आप प्रांत निकालिए। प्रांत आप जानते हैं क्या होता है? प्रांत होता है x बिलोंग रियल नंबर है, तो प्रांत क्या हुआ? x बराबर r हुआ, अर्थात सभी वास्तविक संख्याएं प्रांत हुई। अब परिसर ज्ञात कीजिए आप, तो परिसर में आप क्या लिखोगे? y बराबर f हाफ x, तो y बराबर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसे सरल कीजिए। देखिए दो स्थितियां बनेंगी आपकी परिसर के लिए। इसको पहले आप जब सरल करोगे तो क्या हो जाएगा? y प्लस वाई एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसको हल करो तो y बराबर कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर, ये हुआ। अब आप देखिए इधर y बराबर, आपने इससे एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, 1 माइनस वाई बचा, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हुआ? y अपान 1 माइनस वाई हुआ। तो x बराबर क्या होगा? x बराबर हो जाएगा अंडर रूट y अपान 1 माइनस वाई, ये हो जाएगा, हो जाएगा। अब हमें y का मान निकालना है, परिसर ज्ञात करना है बच्चों। तो आप ध्यान दो, हम क्या करेंगे यहां, आप चाहें तो इसका आंसर में परिमेयकरण कर लीजिए आप, और न परिमेयकरण कर लीजिए तो आप जानते हैं, हमें पता है x बिलोंग रियल नंबर है प्रश्नानुसार। प्रश्न ने हमसे कहा है, ये प्रश्न से, प्रश्न में क्या है? x बिलोंग रियल नंबर। और ये रियल नंबर कब होगा? ये रियल नंबर तब होगा जब ये संपूर्ण मान धनात्मक हो या शून्य से बड़ा हो, आप ऐसा भी कह सकते हो। अतः y अपान 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल 0, इसका मान या तो शून्य हो या शून्य से बड़ा हो, तभी ये सदैव वास्तविक होगा। तो आप इससे मान निकाल सकते हो अच्छी तरीके, ध्यान दो। क्या लिख दोगे? एक तो हो जाएगा y इज ग्रेटर देन इक्वल 0 हो जाएगा, हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल 0, अर्थात 1 इज ग्रेटर देन इक्वल y। तो हमें इस प्रकार से दो मान प्राप्त हुए। एक मान क्या प्राप्त हुआ? y का मान शून्य है, शून्य से बड़ा है। और देखिए यहां क्या लिखा है? y का मान 1 है या 1 से छोटा है। y का मान 1 या 1 से छोटा है, ठीक है। तो आप यहां क्या करोगे? अगर ध्यान दो तो हमारा कितना आया परिसर? 0 और 1 के बीच आया हमारा परिसर। क्या आया परिसर? देखिए आप, 0 इज लेस देन y इज लेस देन इक्वल 1, ये हुआ करके। तो परिसर क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ परिसर हमारा 0, 1 और यहां छोटा कोष्टक नहीं, इधर ये होगा और यह डज नॉट इक्वल होगा, क्योंकि 1 से यदि y का मान 1 से छोटा हो जाएगा। देखिए यहां छोटा लिखा है, y का मान 1 के बराबर है या 1 से छोटा है, तो आप यहां क्या लिखोगे? 0 ये हो जाएगा और यहां हो जाएगा करके 1। अब सही है, यही इसका अंतराल हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए आप, y का मान शून्य से बड़ा है या शून्य के बराबर है, तो शून्य से बड़ा है शून्य के बराबर, ठीक है। परंतु यहां क्या लिखा है? y का मान 1 के बराबर है या 1 से छोटा है, 1 के बराबर है या 1 से छोटा है। तो देखिए 1 माइनस वाई डज नॉट इक्वल 0 होगा, सदैव 1 से बड़ा होना चाहिए। अगर यहां 0 हो जाएगा तो परिभाषित नहीं होगा, तो स्थिति क्या बनेगी आकर के? देखिए इससे 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल 0 है, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल 0 तो ठीक है, परंतु 1 माइनस वाई यहां क्या होगा? यदि y का मान 1 हो गया यहां तो ये शून्य हो जाएगा, और शून्य हो जाएगा तो परिभाषित नहीं होगा, तो इसलिए हमने लिख दिया 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल 0, अर्थात y का मान 1 से बड़ा हो, 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 से बड़ा हो हमने ले लिया। तो अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ? y का मान 0 से लेकर 1 के बीच तक है, ये प्रदर्शित कर दिया और इसको अंतराल रूप में लिख दिया। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है। अगले क्वेश्चन में आप आइए। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, बिल्कुल इजी है। अगला क्वेश्चन है f such that f comma g such that r tends to r पर, f comma g such that r tends to r पर
एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस वन बराबर एक्स प्लस वन, जी ऑफ एक्स कामा जी ऑफ एक्स इक्वल 2x माइनस 3, तो एफ प्लस जी एफ माइनस जी एफ अपान जी और एफ जी ज्ञात करो। ये आपको करना है। तो इसका आंसर देखिए बिल्कुल आसान है। हमें पता है एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स प्लस वन है, जी ऑफ एक्स इक्वल 2x माइनस 3 है। तो पहला क्या है, एफ प्लस जी है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, इसका अर्थ ये है। तो आप जोड़ दो यहां पे x प्लस वन 2x माइनस 3, तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 2। फिर f माइनस जी करिए आप, तो इसका अर्थ हुआ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स कितना है x प्लस वन माइनस जी ऑफ एक्स कितना है 2x माइनस 3। सरल करो आप इसे, तो x प्लस वन माइनस 2x प्लस 3 हो जाएगा। तो 3 और 1 कितना हुआ 4 माइनस x, ये हो गया। फिर एफ अपान जी निकालिए आप, तो एफ अपान जी क्या होगा, एफ ऑफ एक्स अपान जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स कितना है x प्लस वन, जी ऑफ एक्स कितना है 2x माइनस 3, यही आंसर हुआ। फिर एफ जी लिखा है, तो इसका अर्थ क्या हुआ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स कितना है एक्स प्लस वन, जी ऑफ एक्स कितना है 2x माइनस 3। अब इनका आप गुणा कर दो, या इतना ही लिखा रहने दो। यदि आप गुणा करोगे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस 3। सरल कर दोगे तो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 आ जाएगा। इस प्रकार से ये इनके आंसर हुए। ये पहले का आंसर है, ये दूसरे का आंसर है, ये तीसरे का आंसर है, और ये चौथे भाग का आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन ध्यान दो। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में आप आओ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है मान लीजिए f बराबर, मान लीजिए f बराबर कितना है 1,2 समुच्चय में है 1,1 2,3 0, माइनस 1 0, माइनस 1 माइनस 1, माइनस 3 माइनस 1, माइनस 3। जेड से जेड में कह रहा है, जेड से जेड में एफ ऑफ एक्स इक्वल ए एक्स प्लस बी द्वारा परिभाषित है, बी द्वारा परिभाषित है। तो ए और बी के मान बताओ, ए बी के मान बताओ। ये क्वेश्चन है, ध्यान दो इसका आंसर। देखिए हमसे क्या कह रहा है, ये एक फलन दिया है क्रमित रूप में, और कह रहा है इसी क्रमित रूप से ये परिभाषित है। तो कह रहा है ए और बी के मान बताओ। इसका अर्थ है जो एक क्रमित युग्म दिए हुए हैं हमें, ये इसको संतुष्ट करेंगे, ये इसको संतुष्ट करेंगे। जो क्रमित युग्म ये दिए हुए हैं 1 2 3 4 क्रमित युग्म दिए हैं, तो ये इसको संतुष्ट करेंगे। आप इनको संतुष्ट करा करके 2 युगपत समीकरण प्राप्त कर लेंगे, और उन 2 युगपत समीकरणों को हल कर लेंगे तो ए और बी के मान आ जाएंगे। तो देखिए हम इसमें कौन सा हम ऐसा क्रमित युग्म लें जिससे हमें आसानी से हल सरल मिल जाए। तो देखिए इसमें एक तो ये बिल्कुल इजी है, क्योंकि यहां x का मान 0 है, तो हम ये एक जरूर लेंगे। इसके अलावा चाहे आप ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये लो, ये अवश्य लेना। क्यों? क्योंकि इसमें भुज का भी 0 है, हमें एक राशि तुरंत मिल जाएगी ना। तो आप ध्यान दीजिए आप।
पहले क्या लिखोगे, पहले आप लिखोगे सवाल अपना, y बराबर एफ हाफ एक्स होता है बच्चों, ये जानते हो, ए एक्स प्लस बी हुआ, तो इसका अर्थ क्या हुआ, y बराबर ए एक्स प्लस बी हुआ। अब क्रमित युग्म 0 माइनस 1 पर देखिए, क्रमित युग्म x कामा y होता है बच्चों, तो y के स्थान पर कितना रखोगे, -1, और x के स्थान पर कितना रखोगे, 0, तो रखिए आप y के स्थान पर -1, x के स्थान पर 0 प्लस b, तो -1 बराबर b आ गया। देखो एक मान हमें प्राप्त हुआ तुरंत। फिर दूसरा क्रमित युग्म ले लीजिए, देखिए 2 और 3 बड़ा है, -1 और -3 भी बड़ा है, अटपटा है, लेकिन 1 और 1 सरल है, तो अब इसको ले लीजिए और इसको ले लीजिए, इनको दोनों को हमने छोड़ दिया। लेने को आप कोई भी दो ले लो, हर एक उससे निकल आएगा। अब ले क्रमित युग्म, क्रमित युग्म 1 कामा 1 पर क्या हो जाएगा, 1 बराबर a1 प्लस b, 1 बराबर a प्लस बी आया बच्चों। अब देखो हमने b का मान -1 प्राप्त किया है, तो आप रख दो b बराबर -1 पर, 1 बराबर a प्लस -1, -1 का इधर आगे प्लस का हो जाएगा, तो 2 बराबर a हो गया। तो हमने क्या देखा, a बराबर 2, b बराबर -1 प्राप्त हुआ। यही हमारे आंसर हो गए। कोई दिक्कत? ठीक। अब आप ध्यान देना, क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सरल लगने चाहिए और बहुत ध्यान से आपको पढ़ाई करनी है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका एनसीईआरटी बुक का 9वां है, क्वेश्चन नंबर 9 विविध प्रश्नावली। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा r बराबर संबंध है एक, r बराबर a कामा b सच दैट a कामा b बिलोंग नंबर तथा a बराबर b स्क्वायर द्वारा n में n एक संबंध है, तो क्या निम्नलिखित कथन सत्य हैं? तो आपको बताने हैं, द्वारा n में n तक एक संबंध है, तो निम्न कथन सत्य है या असत्य? सत्य है या असत्य है? ठीक है, पहला कथन क्या है, फर्स्ट नंबर है ए बिलोंग आर कामा सभी ए बिलोंग नंबर। फिर सेकेंड ए कामा बी बिलोंग आर का तात्पर्य है बी कामा ए बिलोंग आर। थर्ड नंबर है ए कामा बी बिलोंग आर और बी कामा सी बिलोंग आर का तात्पर्य है ए कामा सी बिलोंग आर। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है कि ये सत्य है असत्य है। तो देखिए आप फर्स्ट नंबर में ए कामा ए है, तो आप देखिए ये नंबर के लिए परिभाषित है, तो फर्स्ट नंबर आपका आंसर इसका फर्स्ट नंबर ए कामा ए बिलोंग आर सत्य है, क्योंकि फर्स्ट नंबर हमारा सत्य होगा, क्योंकि आप जानते हैं यदि ए बराबर 2 कर दें, 2 बिलोंग नंबर है, तो आप देखिए 2 कामा 2 बिलोंग आर हो जाएगा, तो ये सत्य है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, लेकिन परिभाषित ए बराबर बी स्क्वायर से है बच्चों, ध्यान दीजिए थोड़ी मिस्टेक हो रही। फिर यहां परिभाषित कैसे है, फलन परिभाषित है हमारा ए बराबर 2 से, तो ए बिलोंग कर दिया। तो देखिए आप जानते हो ए कामा ए बिलोंग आर है, आप यहां 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 डज नॉट इक्वल 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर के बराबर नहीं होगा, अतः कैसा होगा
असत्य है। ए बराबर बी दिया है ना हमको, ए बराबर बी स्क्वायर। फिर सेकंड में आइए आप, ए बी बिलोंग आर, तो बी ए बिलोंग आर बोल रहा है। अब आप देखिए, यदि हमने यहां कर दिया ए बराबर 2, ए बराबर 4 कर दिया और बी बराबर 2 कर दिया, देखिए परिभाषित है, देखिए कैसे, हमें पता है साहब 4 बराबर 2 का वर्ग होता है। ये हो गया हमारा 4,2 बिलोंग आर के लिए। अब इसके ऊपर चले हम, इंप्लाइज दैट 2,4 अर्थात इसको लिख रहे हैं, या तो यहां लिख दिया, या देखिए आपको हम दोबारा करके बता रहे हैं, ध्यान दो। ये तो हो गया पहला नंबर। सेकेंड नंबर देखिए आप, सेकेंड नंबर फिर समझा रहे हैं आपको। सेकेंड नंबर में हमें ए बी क्या दिया है, सेकेंड ए बी, ए बराबर हमने मान लिया 4, बी बराबर 2। क्यों माना ये, क्योंकि ए बी बिलोंग आर है तो बी ए बिलोंग आर निकालना है। ए बराबर बी स्क्वायर है यहां, तो कितना हो जाएगा यहां, जब आप लिखोगे 4,2 बिलोंग आर, इसका अर्थ है 4 इक्वल 2 का स्क्वायर जो संतुष्ट करता है। परंतु जब आप लिखोगे ये का तात्पर्य 2,4, देखो संतुष्ट नहीं करेगा। 2 डज नॉट इक्वल 4 का वर्ग, जो संतुष्ट नहीं करता, अतः यह भी असत्य है, यह भी असत्य हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद थर्ड पार्ट में आइए। थर्ड पार्ट में देखिए 3 स्थितियां हैं, ये और ये मिलकर ये हमको दिखाना है। तो अब आप इसमें क्या मानोगे, देखिए ए बी का वर्ग होगा, बी सी का वर्ग होगा, ए सी का वर्ग होगा या नहीं देखना है आपको। हमें पता है ए बी बिलोंग्स आर, अर्थात ए इक्वल बी स्क्वायर, और बी सी बिलोंग आर, तो इसका अर्थ क्या हुआ, बी इक्वल सी स्क्वायर, तो ए सी बिलोंग आर होगा। देखिए आप, ए बराबर सी स्क्वायर नहीं होगा, ए बराबर सी स्क्वायर कभी नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहां ए इक्वल अंडर रूट सी हो जाएगा। देखिए ए इक्वल बी स्क्वायर है या बी इक्वल सी स्क्वायर है, तो आप ए इक्वल सी स्क्वायर का संबंध नहीं ला पाओगे, ये कभी नहीं होगा। दूसरे तरीके से आप देखना चाहते हो तो ऐसे देख सकते हो, यहां हमने लिख दिया 4 और यहां लिख दिया 2, तो 2 का वर्ग 4 होता है, आप जानते हो 2 का वर्ग 4 होता है। फिर इसके बाद अगर मान लीजिए हमने यहां लिख दिया 4, यहां लिख दिया मान लीजिए 16 और यहां लिख दिया 4, तो आप जानते हो 16 4 का वर्ग होता है, होता है। वैसे जानते हो क्या करना चाहिए, हमें 3 संख्याएं पूर्ण वर्ग लेनी चाहिए। मान लीजिए पहले हमने लिया 16, फिर लिया हमने 4, फिर लिया 2, तो यहां परिभाषित कैसे कराना चाहिए, 16 4 उल्टा चलेंगे, तभी देखिए ये हो जाएगा 16 इक्वल 4 का स्क्वायर। फिर यहां क्या होगा 4 2, तो यहां कितना हो जाएगा 4 इक्वल 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको क्या देखना है, अब देखना है 16 2 का स्क्वायर होगा तो कभी नहीं होगा, 16,2 लिखोगे तो यहां हो जाएगा 16 डज नॉट इक्वल 2 का स्क्वायर, तो ये कैसा होगा, असत्य होगा, ये भी असत्य है। ठीक है, ये वास्तव में बच्चों इसको स्वतुल्य संबंध कहते हैं, तुम कक्षा 12 में पढ़ोगे, इसको सम्मित कहते हैं और इसको संक्रामक कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन पूरे हुए। अब आगे हम आपको फिर बताएंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।